हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th चैप्टर नंबर 5। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। यूनिट 3 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीड्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स पढ़े थे और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हमने बीन सीड जो होती है, जो राजमा होता है, उसके थ्रू हमने पढ़ा था। उसके टाइप्स नहीं सॉरी इसके पार्ट्स कौन कौन से, जैसे सीड कोट, टेगमेन, हाइलम, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, ये सब हमने पढ़े थे। फिर बीन में अलग पढ़ा था, मेज सीड जो होता है, जो मक्के का दाना होता है, उसमें अलग पढ़ा था। ये सब पढ़ने के बाद हमने पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देखा था। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 है ये इस चैप्टर का, जिसमें हम कंपैरिजन पढ़ेंगे सबसे पहले बीन सीड और मेज ग्रेन के बीच में, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन बिटवीन बीन सीड एंड मेज ग्रेन। बीन सीड और मेज ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है। बीन सीड, टू थिक फ्लैशी कॉटिलिडॉन्स आर प्रेजेंट। बीन सीड में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, बताए थे, ये डाइकॉट है। ऐसे होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं, यानी कि गूदा सा होता है इनमें। मेज ग्रेन में क्या है, सिंगल थिन कॉटिलिडॉन होता है, सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है, वो भी ट्राइंगुलर किसी शेप में, इस टाइप का सा होता है ना थोड़ा सा। एम्ब्रियो जो होता है बीन सीड का वो लार्ज होता है, मेज ग्रेन का एम्ब्रियो स्मॉल होता है। बीन सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। बीन सीड में सीड कोट थिन हो रहता है और ब्राउनिश कलर का होता है, देखा है ना आपने राजमा, वो ब्राउनिश कलर का होता है। और मेज ग्रेन में क्या है, सीड कोट बहुत थिन होता है और वो पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड रहता है। हाइलम एंड माइक्रोपाइल आर विजिबल इन बीन सीड। हाइलम और माइक्रोपाइल हम देख सकते हैं बीन सीड में, बट ये इनविजिबल होते हैं इन मेज ग्रेन। बीन सीड में टिप्स जो होती हैं प्लीम्यूल की और रेडिकल की, वो नेक्ड होती है, यानी कि बहुत छोटी छोटी होती है। जबकि मेज ग्रेन में क्या है, टिप्स जो होती हैं प्लीम्यूल एंड रेडिकल की, दे आर कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीट्स। वो प्रोटेक्टिव शीट से, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहती हैं। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम सीलोप्टाइल और कॉलोराइजा बोलते हैं। जो प्लीम्यूल की टिप होती है उस पर कवरिंग जो होती है उसे सीलोप्टाइल बोलते हैं, और रेडिकल की कवरिंग की को हम बोलते हैं सीलोराइजा। ठीक। रिजर्व फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन दी कॉटिलिडॉन्स। बीन सीड का जो रिजर्व फूड होता है, जो प्रोटेक्टेड फूड होता है, जो प्रिजर्व करके रखते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन्स होते हैं, जो कॉटिलिडॉन्स में प्रेजेंट रहते हैं। मेज ग्रेन में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। मेज ग्रेन में स्टार्च होता है जो एंडोस्पर्म में रिजर्व रहता है। बीन सीड में सीड इज सेपरेटली कंटेंट इन दी फ्रूट कॉल्ड पॉड। जो बीन सीड में सीड होता है ना, वो सेपरेटली फ्रूट में होता है, जिसे हम पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, पॉड बोलते हैं। और जबकि जो मेज ग्रेन है, सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज टू फॉर्म अ ग्रेन। सीड वॉल और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज हो जाती हैं, मिक्स होकर एक ग्रेन बनाती हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है आपका बीन सीड और मेज ग्रेन के बीच में। अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में जिसमें यानी कि सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, ठीक। डाइकॉट में क्या होता है, 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। मोनोकॉट में फूड इज कॉमनली स्टोर्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म, एक्सेप्शन है इसमें ऑर्चिड्स का। मोनोकॉट सीड में क्या है, फूड जो होता है वो एंडोस्पर्म के अंदर प्रिजर्व रहता है, ठीक है, स्टोर्ड रहता है। इसमें एक्सेप्शन है ऑर्चिड्स का, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म में नहीं होता। डाइकॉट सीड में क्या है, फूड में भी स्टोर्ड इनसाइड दी एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन्स। डाइकॉट में एंडोस्पर्म में भी हो सकता है, कॉटिलिडॉन्स में भी फूड रिजर्व रह सकता है। मोनोकॉट में बोल रहे हैं एन एल्यूरोन लेयर ऑफ स्पेशल प्रोटीन रिच सेल्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोस्पर्म। मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म के बाहर एक एल्यूरोन लेयर होती है जो प्रोटीन रिच होती है, वो उसके बाहर प्रेजेंट रहती है, जबकि डाइकॉट में एल्यूरोन लेयर एब्सेंट रहती है। मोनोकॉट सीड में बोल रहे हैं एम्ब्रियो टिप्स में बियर स्पेशल सीड सीलोप्टाइल ओवर प्लीम्यूल एंड कोलराइजा ओवर रेडिकल। मोनोकॉट सीड में अभी हमने पढ़ा क्या, जो एम्ब्रियो होता है उसकी टिप्स पर स्पेशल प्रोटेक्टिव लेयर्स आ सकती हैं। किसकी आ सकती हैं, प्लीम्यूल पर सीलोप्टाइल की होती है और रेडिकल पर कोलराइजा की होती है। डाइकॉट सीड में सीलोप्टाइल एंड कोलराइजा आर एब्सेंट। मोनोकॉट सीड में बोल रहा है एम्ब्रियो ऑक्यूपाइज वन साइड ऑफ द सीड। मोनोकॉट में एम्ब्रियो जो है वन साइड ही आता है सीड के। डाइकॉट में बोल रहा है एम्ब्रियो ऑक्यूपाइज द होल इंटीरियर और ओनली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सीड। डाइकॉट में एम्ब्रियो जो है वो पूरे इंटीरियर में आता है, या फिर सिर्फ इंटीरियर में होगा, नहीं तो सीड का सेंट्रल पार्ट ही लेगा। मोनोकॉट सीड में प्लीम्यूल लाइज एट वन एंड नियर द कॉटिलिडॉन। मोनोकॉट सीड में प्लीम्यूल जो होता है कॉटिलिडॉन के पास होता है एक तरफ, ठीक है। डाइकॉट में प्लीम्यूल लाइज इन बिटवीन द 2 कॉटिलिडॉन्स। प्लीम्यूल दोनों कॉटिलिडॉन्स के बीच में होता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड के बीच में। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जर्मिनेशन। क्या, जर्मिनेशन कैसे होता है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब जर्मिनेशन का टॉपिक बचा है, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। जर्मिनेशन के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। द सीड्स आर जनरली ड्राई एंड कंटेन अ डॉर्मेंट एम्ब्रियो और एन इनएक्टिव एम्ब्रियो। सीड्स जो होते हैं इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस में ड्राई होते हैं और एक डॉर्मेंट इसमें एम्ब्रियो पाया जाता है, यानी कि इनएक्टिव एम्ब्रियो पाया जाता है, जो काम नहीं कर रहा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस स्टेज में क्या होता है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग एट अ वेरी स्लो रेट जस्ट इनफ टू सर्वाइव। इस स्टेज में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो रेट पर होती हैं, वो भी इसीलिए ताकि
बस इसीलिए होती हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके सीड। सो दिस एबिलिटी ऑफ अ सीड इज़ यूजफुल इन ओवरकमिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इसीलिए ये जो इतना स्लो रेट पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीड के अंदर होती है, इसीलिए होती है ताकि वो सीड सर्वाइव कर सके, मरे ना, खराब ना हो। इसलिए ये जो सीड की एबिलिटी होती है वो यूजफुल होती है ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसे ओवरकम किया जा सके, उन अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम किया जा सके। दिस फिनोमिनन ऑफ इनएक्टिविटी और इनकैपेबिलिटी टू जर्मिनेट इज नोन एज डोरमेंसी। तो ये जो फिनोमिनन होता है कि सीड इनएक्टिव है या फिर जर्मिनेट नहीं कर सकता है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। व्हेन प्लेस्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, द डोरमेंट एम्ब्रियो बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ सीडलिंग। जब इस सीड को जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, जब उस ऐसी कंडीशंस में उस सीड को रख दिया जाता है, जब जो कंडीशंस उसे चाहिए उस कंडीशंस में रख दिया जाता है, तो ये जो डोरमेंट एम्ब्रियो होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसमें से सीडलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। सो द सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो इज नॉन एज जर्मिनेशन। इसलिए वो सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से सीडलिंग जो है एम्ब्रियो से डेवलप होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। आई होप आपको जर्मिनेशन क्या होता है समझ में आ गया है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है जर्मिनेशन की प्रोसेस पे। अ डोरमेंट सीड बिकम्स एक्टिव व्हेन सुटेबल कंडीशंस बिकम अवेलेबल। जो एक इनएक्टिव सीड है, डोरमेंट अभी बताया, इनएक्टिव सीड को बोलते हैं जो काम नहीं कर रहा है, अभी इसमें से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो डोरमेंट सीड जो है वो एक्टिव तब होता है जब उसे सुटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। ठीक है। द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड आर, क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए? सबसे पहला है वाटर। सीड ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज फ्रॉम द सॉइल इन नेचुरल कंडीशंस। अगर हम नेचुरल कंडीशन की बात करें तो वाटर को सीड को वाटर कहाँ से मिलता है? उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में से, यानी कि सॉइल में से मिलता है। ठीक। द वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू दी सरफेस, सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट मेनली थ्रू दी माइक्रोपाइल। बट वो वाटर एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? मेनली थ्रू माइक्रोपाइल से एब्जॉर्ब होता है। दिस वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन प्रोसेस इन दी फॉलोइंग वेज। इस वाटर से जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे होती है? तो इसमें आपकी 3 प्रोसेस आती हैं। ये 3 स्टेप्स में बताया हुआ है कि वाटर से जर्मिनेशन, वाटर कैसे हेल्प करता है जर्मिनेशन में। द सीड स्वेल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द सीड कोट रप्चर्स अलाउइंग द एलोंगेटिंग रेडिकल टू कम आउट एंड फॉर्म द रूट सिस्टम। वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सीड ने तो वो सीड स्वेल हो जाती है। ठीक है, फूल जाएगा वो सीड आपका फूल जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली यानी कि रिजल्ट के रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो इसका सीड कोट है, जब कोई चीज़ ज़्यादा फूल जाएगी तो वो फट जाएगी एक स्टेज पर आने के बाद, तो वो रप्चर हो जाएगा सीड कोट रप्चर हो जाएगा, तो उससे जो उसका रेडिकल है अंदर वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ग्रोथ करेगा, तो उससे आपका रूट सिस्टम पहले डेवलप होगा उस सीड से। ठीक। फिर वाटर इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलेडॉन्स और एंडोस्पर्म सो दैट इट मे कन्वर्ट इनटू अ डिफ्यूजिबल डिसॉल्व्ड फॉर्म एंड मे बी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। वाटर ज़रूरी होता है केमिकल रिएक्शन के लिए और उन एंजाइम्स के लिए। ठीक है, जो सीड के अंदर एंजाइम्स हैं और उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होनी है उसके लिए वाटर ज़रूरी होता है, जिससे वाटर जो है ज़रूरी होता है केमिकल रिएक्शन के लिए और एंजाइम्स के लिए, ताकि जो फूड कॉटिलिडॉन्स में या एंडोस्पर्म में स्टोर्ड है वो उसमें केमिकल रिएक्शन हो और वो एक डिफ्यूजिबल डिजॉल्व फॉर्म में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, और वो डिजॉल्व फॉर्म जो होगी वो ग्रोइंग एम्ब्रियो यूज़ कर सकता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल फूड फ्रॉम द स्टोरेज टिश्यू टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वाटर और किस चीज़ में हेल्प करता है? जो सॉल्युबल फूड है, जो फूड कन्वर्ट हो गया है सेकेंड स्टेप में, उस फूड को स्टोरेज टिश्यू से डेवलपिंग एम्ब्रियो तक भेजने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिजॉल्व फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। तो इस तरीके से वाटर हेल्प करता है जर्मिनेशन की प्रोसेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जब जर्मिनेशन होता है सीड्स का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्सेलरेट एंड रैपिड सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ फॉलो रिक्वायरिंग एनर्जी। जब जर्मिनेशन होता है सीड्स का तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट हो जाती हैं, यानी कि स्पीड अप हो जाती हैं, और रैपिड सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक। इससे क्या होगा? तो उन सब में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दिस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द स्टोर्ड फूड मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये जो एनर्जी है इस सेल डिवीजन के लिए, एक्टिविटीज़ की जो स्पीड अप हो गया है उनके लिए, जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है उसी से आती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से या फिर फूड का ऑक्सीडेशन होता है उससे। ठीक है। फॉर दिस पर्पज सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन। इसी पर्पज़ के लिए सीड्स को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टेम्परेचर का। अ वेरी लो टेम्परेचर कैन नॉट एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म सो इट इनहिबिट्स ग्रोथ। क्या? अगर बहुत कम टेम्परेचर दे दिया, मिल गया उसे प्लांट सीड को,
तो उससे मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट नहीं होगा, स्पीड अप नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ रुक जाएगी किसकी, सीड की। और हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे, तो सारा डैमेज हो जाएगा। सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स जर्मिनेट एट डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर। डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जर्मिनेट करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर एट विच द सीड्स ग्रो मोस्ट रैपिडली, मीन्स वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे सीड्स जो है वो रैपिडली ग्रो करे। जनरली सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स नीड हायर टेम्परेचर्स देन दोज टेम्परेट क्लाइमेट्स फॉर जर्मिनेशन। जनरली जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स को हायर टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट क्लाइमेट वाले प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम ये हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है। द सीड कंटेन्स अ डोरमेंट एम्ब्रियो। हमने अभी पढ़ा सीड में एक डोरमेंट एम्ब्रियो होता है, कौन सा, यानी कि इनएक्टिव एम्ब्रियो हो गया। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, इट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। रैपिड इनटेक ऑफ वाटर थ्रू द माइक्रोपाइल मेक्स द सीड लार्ज। जो वाटर से रैपिड इनटेक होता है, वाटर का जो तुरंत इनटेक होता है, किसके थ्रू होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू होता है, उससे सीड लार्ज हो जाती है, सोल हो जाती है, यानी कि फूल जाती है, और सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, यानी कि सीड कोट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंड्यूसेस अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दी सीड एंड एनहांसेस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। वाटर एब्जॉर्ब जो हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं सीड में, और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। दीज एंजाइम्स हाइड्रोलाइज द स्टोर्ड फूड मटीरियल। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल को। हाइड्रोलाइज मीन्स उसे लिक्विडी फॉर्म में कर देते हैं, एंड मेक इट अवेलेबल टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जब वो फूड मटेरियल पर एंजाइम्स का रिएक्शन होता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल, फिर वो ग्रोइंग एम्ब्रियो तक चला जाता है ताकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जब फूड अवेलेबल होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। रेडिकल एंड प्लीम्यूल साइज में ग्रो हो जाते हैं और सीड कोट से बाहर आ जाते हैं। रेडिकल इज द फर्स्ट टू कम आउट ऑफ द सीड कोट। सबसे पहले रेडिकल आता है क्योंकि वो रूट सिस्टम बनाता है जो सॉइल में चला जाता है, जड़ें बनती हैं, इसलिए सबसे पहले रेडिकल आता है। ठीक, प्लीम्यूल उसके बाद आता है सीड कोट से। ठीक है, जो शूट सिस्टम बनाता है, यानी कि जो हमें सॉइल के ऊपर पूरा सिस्टम दिखता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, तो वो बाद में आता है प्लीम्यूल। The germination of seeds requires a sufficient quantity of water, air and optimum temperature, which can be proved by the following experiments. अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि इनफ क्वांटिटी चाहिए होती है वाटर, एयर और ऑप्टिमम टेम्परेचर की। तो हम वो एक्सपेरिमेंट्स अब देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है, इसमें आपका एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के जर्मिनेशन के लिए वाटर एसेंशियल है, ये आपको प्रूव करना है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, बीन सीड्स चाहिए जो सोक्ड भी और अनसोक्ड भी, यानी कि पानी में भिगोई हुई भी और बिना भिगोई हुई भी। 4 पेट्री डिशेस चाहिए। पेट्री डिशेस ऐसी डिशेस को, प्लेट्स को बोलते हैं जिनकी लिड्स भी हो। कॉटन वूल चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर आप ले सकते हैं। प्रोसीजर में आपको क्या करना है, चारों पेट्री डिशेस को आपको लेबल करना है ABCD के नाम से। प्लेस द कॉटन वूल और ब्लॉटिंग पेपर एंड सीड्स एट द बॉटम ऑफ पेट्री डिशेस एज फॉलोज। क्या आपको पेट्री डिशेस के बॉटम में आपको क्या रखना है, कॉटन वूल या ब्लॉटिंग पेपर रख दो और उसमें आप क्या रख दो, सीड्स रख दो। पेट्री डिश ए में क्या करना है, द कॉटन वूल और ब्लॉटिंग पेपर एट द बॉटम शुड बी मॉइस्ट। बॉटम में जो आप ब्लॉटिंग पेपर या फिर कॉटन वूल रख रहे हैं वो मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा उसमें पानी होना चाहिए, भीगा हुआ होना चाहिए। सीड्स प्लेस्ड ऑन द मॉइस्टेंड कॉटन वूल शुड बी सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट। अब इसमें जो आप सीड्स रखेंगे ना वो ओवरनाइट सोक्ड होनी चाहिए। ठीक, ये है आपको पेट्री डिश ए में करना है। सोक्ड सीड्स प्लेस्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन वूल, मॉइस्ट कॉटन वूल पर आपको सोक्ड सीड्स रखनी है। पेट्री डिश बी में क्या करना है, सीड्स आर सोक्ड इन वाटर, सीड्स को आपने वाटर में तो सोक किया है, बट आर प्लेस्ड ऑन कॉटन वूल और ब्लॉटिंग पेपर विच इज नॉट मॉइस्टेंड। इसमें तो आपने मॉइस्टेंड पर सोक्ड वाली रखी थी, इसमें आपको सोक्ड सीड्स ही रखनी है बट ड्राई वाले पे रखनी है, ड्राई कॉटन वूल पर रखनी है। पेट्री डिश सी में क्या करना है, अनसोक्ड सीड्स रखनी है ऑन दी ड्राई कॉटन वूल और ड्राई ब्लॉटिंग पेपर। ड्राई कॉटन वूल पर या फिर ड्राई ब्लॉटिंग पेपर पर आपको अनसोक्ड सीड्स रखनी है सी वाले में। एंड डी वाले में क्या करना है, सोक्ड सीड्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और सोक्ड सीड्स को आपको कंप्लीटली वाटर में डुबाकर ऐसे रखना है। ठीक, ऑब्जर्वेशंस में आप क्या देखेंगे, आफ्टर कीपिंग दी अबव पेट्री डिशेज एट रूम टेम्परेचर फॉर 2 to 3 days। अब ये चारों डिशेज को आपको 3 से 4 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए रख देना है यूं ही रूम टेम्परेचर पर। और आपको क्या देखने को मिलेगा, सीड्स जर्मिनेट प्रॉपर्ली इन पेट्री डिश ए। जो पेट्री डिश ए थी जिसमें आपने सोक्ड सीड्स रखी थी मॉइस्ट कॉटन वूल पर, तो वो जर्मिनेट हो गई प्रॉपर्ली।
ठीक। सीड्स में बिगिन जर्मिनेशन बट श्रिवल अप एंड डाई इन पेट्री डिश बी। पेट्री डिश बी में जिसमें आपने क्या किया था, ड्राई कॉटन वूल पर आपने सोक्ड सीड्स रखी थी, तो उसमें सीड्स में हो सकता है जर्मिनेशन हो बट श्रिवल अप हो सकती हैं, वो सूख सकती हैं और डाई भी हो सकती हैं, मर भी सकती हैं। ठीक। पेट्री डिश सी में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला क्योंकि वहाँ पर अनसोक्ड सीड्स थी और ड्राई कॉटन थी। ठीक, कोई चेंजेस नहीं हुए इसमें। और पेट्री डिश डी में सीड्स में स्टार्ट जर्मिनेशन बट इवेंचुअली रॉट। हो सकता है कि सीड्स जर्मिनेशन स्टार्ट कर दें लेकिन हो सकता है ये रॉट हो जाए, यानी कि सड़ जाएं, क्योंकि सोक्ड सीड्स हैं और वाटर में रख दिया, क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर वगैरह कुछ है ही नहीं वहाँ पर, तो ये हो सकता है वो खराब हो जाए। तो इन्फ्रेंस क्या मिलता है आपको, प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नीड्स एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर एज इन पेट्री डिश ए। अगर आपको प्रॉपर जर्मिनेशन करवाना है सीड्स का तो एडिक्वेट क्वांटिटी आपको वाटर की चाहिए, जैसा कि पेट्री डिश ए में आपको देखने को मिला। एंड दी एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर एब्सेंट है तो सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगी, जैसा पेट्री डिश बी में हुआ। डेफिशिएंट एंड एक्सेसिव वाटर ऑल्सो डज नॉट अलाउ द जर्मिनेशन टू कंटिन्यू। अगर कमी हो जाती है पानी की या ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे भी जर्मिनेशन की प्रोसेस नहीं होती है। इफ़ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और वंस द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज अवेलेबल अब बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स, या अगर जर्मिनेशन नहीं होगा अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है वो जर्मिनेटिंग सीड्स डिजॉल्व कर लेते हैं तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसमें आपको प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने हैं। ईच डिश मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ सीड्स फ्रॉम द सेम सोर्स। हर एक डिश में इक्वल नंबर ऑफ सीड्स होने चाहिए, सेम सोर्स से हों, यानी कि एक ही तरह के राजमा होना चाहिए इसमें आपका बीन्स। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल द 4 पेट्री डिशेज मस्ट बी सब्जेक्टेड टू सिमिलर कंडीशंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 2-3 दिन के लिए जो आपको पेट्री डिशेज रखनी है ऐसे सेटअप करके, तो चारों पेट्री डिशेज आपकी सेम कंडीशंस में होनी चाहिए लाइट एंड टेम्परेचर के। पेट्री डिशेज शुड बी केप्ट कवर्ड विद लिड्स टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। पेट्री डिशेज को लिड से कवर्ड रखना चाहिए ताकि वाटर का इवेपोरेशन ना हो। ये था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने वाटर के लिए प्रूव किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे सीड्स के जर्मिनेशन पे। इसमें आपको 3 पेट्री डिशेज चाहिए जिनके लिड्स हों, कॉटन वूल चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर भी ले सकते हैं, और सोक्ड ग्राम सीड्स चाहिए, यानी कि चना जो होता है, ठीक, और थर्मोमीटर। इसमें आपको करना है, पहले लेबलिंग कर लीजिए ABC। प्लेस मॉइस्ट कॉटन वूल और ब्लॉटिंग पेपर एट द बॉटम ऑफ ईच पेट्री डिश अलॉन्ग विद एन इक्वल नंबर ऑफ सोक्ड ग्राम सीड्स फ्रॉम द सेम सोर्स। ठीक है, यानी कि आपने ये तीनों आपकी पेट्री डिशेज रख ली। इसमें आपने क्या लगा दिया, ये ब्लॉटिंग पेपर या कॉटन वूल लगा दिया, कैसा, मॉइस्ट यानी कि भीगा हुआ होना चाहिए, और उस पर आपने इक्वल नंबर ऑफ सोक्ड ग्राम सीड्स रख दिए तीनों पर। कवर द पेट्री डिशेज विद लिड्स, तीनों को आपने क्या कर दिया, लिड से कवर कर दिया। प्लेस द पेट्री डिश ए एट रूम टेम्परेचर, पेट्री डिश ए वाली जो है इसे आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया। बी वाले को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, एंड सी वाले को ओवन में रख दिया टेम्परेचर अबव 48 डिग्री सेल्सियस करके। मेंटेन दी टेम्परेचर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक टेम्परेचर ऐसे ही रखिए। तो ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिलेगा पेट्री डिश ए में जर्मिनेट हो गई सीड्स, जबकि बी और सी में जर्मिनेट नहीं हुई। ठीक, इन्फ्रेंस क्या हुआ, सीड्स जर्मिनेट इन पेट्री डिश ए। रिजल्ट्स क्या हुए, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पेट्री डिश ए में जर्मिनेट हो गए बिकॉज दे वर सब्जेक्टेड टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर दिया, जो ज़रूरी होता है रूम टेम्परेचर देना। ऑप्टिमम टेम्परेचर यही होता है सीड्स को जर्मिनेट करवाने के लिए। सीड्स फेल टू जर्मिनेट इन पेट्री डिशेज बी एंड सी बिकॉज ऑफ लो एंड हाई टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। अब सी में आपने ओवन में रखा 48 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पे, तो वो आपका हाई टेम्परेचर हो गया, और जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखा वहाँ पर लो टेम्परेचर हो गया, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाए, जर्मिनेट नहीं हो पाए। लो टेम्परेचर कंप्लीटली प्रिवेंट्स द जर्मिनेशन बाय रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। लो टेम्परेचर होगा तो जर्मिनेशन की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, हाई टेम्परेचर से क्या होता है, टिश्यूज़ की ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये इसलिए बोला गया है कि टेम्परेचर भी ऑप्टिमम आपका होना चाहिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, ऑक्सीजन के लिए हम प्रूफ करेंगे। 2 कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ठीक है, कॉटन वूल या ब्लॉटिंग पेपर, सोक्ड सीड्स चाहिए ग्राम के, 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब चाहिए, थ्रेड, पायरोगैलिक एसिड, NaOH, कॉर्क, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। ठीक, प्रोसीजर में क्या है, 2 कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं, उन्हें A एंड B लेबल कर देना है। मोस्ट कॉटन वूल लगानी है आपको हर एक फ्लास्क के बॉटम में, और उसमें कुछ सोक्ड ग्राम सीड्स डाल दीजिए। ठीक, हैंग अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पायरोगैलिक एसिड डिजॉल्व्ड इन NaOH इन फ्लास्क A विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। अब एक थ्रेड लीजिए, उसमें आप एक टेस्ट ट्यूब को बांधिए, ठीक है, और उसके अंदर आप डालिए पायरोगैलिक एसिड, ठीक, जो आपके NaOH में क्या है, डिजॉल्व्ड है, तो उसे आपको ऐसे थ्रेड से लटका देना है इन कॉनिकल फ्लास्क A, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये थ्रेड से, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पायरोगैलिक एसिड है डिजॉल्व्ड इन NaOH।
ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में, एक कॉनिकल फ्लास्क में रखा। फ्लास्क बी में क्या करना है, ऐसे ही सिमिलर टेस्ट ट्यूब हंग करनी है, यानी कि टांगनी है, बट उसमें वाटर ही होगा। दोनों के माउथ्स को आप क्लोज कर दीजिए विद एयर टाइट कॉर्क। ठीक, थ्रेड्स तो गिर जाएंगे ना, तो कॉर्क आपने लगा दिया और एयर टाइट रहा ताकि कोई भी एयर अंदर ना जाए। प्लेस दी बोथ फ्लास्क एट रूम टेम्परेचर। कुछ दिनों के लिए आप दोनों फ्लास्क को रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। तो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगा, सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन फ्लास्क ए में कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, जबकि फ्लास्क बी में प्रॉपर्ली जर्मिनेशन हो जाएगा। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन फ्लास्क ए बिकॉज द ऑक्सीजन इन इट इज एब्जॉर्ब बाय द एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड। इसमें जर्मिनेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो एब्जॉर्ब हो गया। किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड ने एब्जॉर्ब कर लिया और सीड्स को वो नहीं मिला। दूसरे हैंड पर क्या हुआ, वाटर ही तो था, वहां से ऑक्सीजन उन्हें आसानी से मिल गया और जर्मिनेशन हो गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब इसमें हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें एक ही एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि वाटर, ऑक्सीजन और ऑप्टिमम टेम्परेचर तीनों चीजें जरूरी होती हैं फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो आपको क्या क्या apparatus चाहिए इसमें, बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, ग्लास स्लाइड और वुडन प्लेट, थ्रेड, 3 बीन सीड्स। ठीक, प्रोसीजर में क्या करना है, 3 बीन सीड्स आर टाइड टू द ग्लास स्लाइड और वुडन प्लेट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जैसे आपको दिखाया हुआ है, ग्लास स्लाइड ली है एक ऐसी, ठीक है, ये केमिकल लैब्स में होती है ऐसी ग्लास स्लाइड। तो इस पर आपने क्या किया है, 3 बीन सीड्स को क्या कर दिया है, टाई कर दिया है इस तरीके से। ठीक, and kept in a beaker half filled with water in such a way that top seed is out of the water, middle seed is partly submerged in water, whereas bottom seed is completely submerged in water। तो आपने ये जो इसमें इस तरीके से प्लेट को कैसे रखना है, इस ग्लास स्लाइड को, जो टॉप वाली है वो बिल्कुल पानी से बाहर है, जो बीच वाली क्या है सीड है वो आपकी पार्टली तो वाटर में है, पार्टली एयर में है, और सी वाली आपकी पूरी वाटर में अंदर है। इस तरीके से आपको पूरा सेटअप करना है। एंड प्लेस द बीकर इन अ वार्म एयरी रूम फॉर अ फ्यू डेज। गर्म और हवादार कमरे में आपको इस बीकर को रखना है। ऑब्जर्वेशन, टॉप सीड ए जो है, यानी कि ये वाली जो है, इसे वाटर नहीं मिला तो ये जर्मिनेशन नहीं करेगी। मिडिल सीड बी जो है ये प्रॉपरली जर्मिनेट करेगी, वाइल बॉटम सीड जो सी है वो जर्मिनेशन स्टार्ट तो करेगी बट जल्दी रुक जाएगा इसमें जर्मिनेशन। क्यों रुकेगा, अब ये देख लीजिए रीजंस इनके। Above experiment proves that water and oxygen are necessary for the germination of seeds। जो middle seed B है, it germinates because it gets both water as well as oxygen। इसे दोनों चीज मिली, वाटर भी और ऑक्सीजन भी। जो टॉप सीड है ना तो उसे वाटर मिला ना ही ऑक्सीजन मिली, सॉरी ऑक्सीजन तो मिली है बट उसे वाटर नहीं मिला। बॉटम सीड जो है, इट डजंट जर्मिनेट और स्टॉप्स जर्मिनेटिंग आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ अ स्मॉल रेडिकल। ठीक है, इसमें छोटा सा रेडिकल तो निकलेगा जो बिल्कुल वाटर के अंदर है, बट वो उसके बाद रुक जाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। इट गेट्स वाटर बट वेरी लिटिल ऑक्सीजन, क्योंकि उसे ऑक्सीजन बहुत कम मिला, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व था वो कम मिला। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज अवेलेबल टू द सीड इन द बिगिनिंग स्टार्ट। जो ऑक्सीजन आपका वाटर में होता है ना, वो आपको सीड जो है वो कुछ टाइम के लिए ही देता है, बट उसके बाद वो रोक देता है। ठीक है, क्यों रुक जाता है, क्योंकि जब वाटर में जितना भी ऑक्सीजन है वो सीड यूज कर लेगा तो उसे और ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका 3 बीन एक्सपेरिमेंट है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज नॉट प्रूव्ड डायरेक्टली। टेम्परेचर का इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट में हमने डायरेक्टली प्रूव नहीं किया। इफ अ बीकर सिमिलर टू द वन इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर और अबव 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर एक और ऐसा ही बीकर बनाकर आपने क्या कर दिया, उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, नन ऑफ द 3 सीड्स विल जर्मिनेट। कोई सा भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, जो प्रूव करता है कि हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए तीनों चीज़ें आपकी अच्छी कुछ नॉर्मल ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही ज़रूरी हैं। क्या क्या, वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइप्स होते हैं। द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलेडॉन्स एंड द प्लीम्यूल इज कॉल्ड द एपिकोटाइल। कॉटिलेडॉन्स और प्लीम्यूल का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल। रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स के नीचे का जो एक्सिस होता है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। बोथ द एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ऑफ अ सीड नेवर इलोंगेट टुगेदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों एक साथ जर्मिनेट नहीं होते, इलोंगेट नहीं होते जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि एपिकोटाइल भी ग्रो कर रहा है और हाइपोकोटाइल भी एक साथ ही ग्रो कर रहा है, नहीं। इसमें क्या होता है, इफ़ द एपिकोटाइल इलोंगेट्स, अगर एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा यानी कि लेंथ बढ़ेगी उसकी, तो कॉटिलेडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड, कॉटिलेडॉन्स अंडरग्राउंड रहते हैं।
एंड जर्मिनेशन, उस जर्मिनेशन को हम हाइपोगियल बोलते हैं, जैसे पी और ग्राम में होता है। अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा तो कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं वो ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं, और इस टाइप के जर्मिनेशन को हम बोलते हैं एपिगियल, जैसा कैस्टर और बीन्स में होता है। ठीक है, तो क्या बोला अभी तक हमने, क्या देखा इसमें जर्मिनेशन के टाइप्स में, जो कॉटिलेडॉन्स और प्रिम्यूल का अटैचमेंट पॉइंट होता है उनके बीच के पॉइंट को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और कॉटिलेडॉन्स के नीचे का जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। दोनों जो है एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल दोनों एक साथ ग्रो नहीं करते हैं, या तो पहले एपिकोटाइल करेगा या फिर पहले हाइपोकोटाइल करेगा। अब कैसे करेगा, अगर एपिकोटाइल ग्रो करता है, इलोंगेट करता है, तो कॉटिलेडॉन्स अंडरग्राउंड रहते हैं और जर्मिनेशन को हम हाइपोगियल जर्मिनेशन बोलते हैं। अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा तो कॉटिलेडॉन्स ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं, और इस टाइप के जर्मिनेशन को हम एपिगियल जर्मिनेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, नहीं आया तो हाँ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाइपोगियल और एपिगियल में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉटिलेडॉन्स हाइपोगियल में अंडरग्राउंड रहते हैं, कॉटिलेडॉन्स एपिगियल में क्या होते हैं, अबव द ग्राउंड आ जाते हैं। हाइपोगियल में एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, जबकि एपिगियल में हाइपोकोटाइल फास्ट इलोंगेट करता है। हाइपोगियल में यूजुअली अकर्स इन मोनोकोटिलेडोनस सीड्स। हाइपोगियल जर्मिनेशन मोनोकॉट्स में देखा जाता है, एपिगियल जो है डाइकॉट्स में ही देखा जाता है। हाइपोगियल जर्मिनेशन के एग्जांपल्स हैं ग्राम, मेज, पी, मैंगो, ग्राउंडनट, जबकि एपिगियल के हैं बीन, कैस्टर, पपाया, कॉटन, सनफ्लावर, टैमेरिंड। ठीक है, अब हाइपोगियल जर्मिनेशन हम देखते हैं पी सीड में कैसे होता है। ठीक है, मटर का जो बीज होता है, मटर का जो दाना होता है, उसमें कैसे होता है। सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल्स कंसिडरेबली। ठीक है, सीड कोट सॉफ्ट होगा, बर्स्ट होगा, रेडिकल इलोंगेट करेगा और ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। रेडिकल डाउनवर्ड जाएगा सॉइल में और रूट सिस्टम बना लेगा। प्लीम्यूल अपवर्ड ग्रो करेगा और शूट सिस्टम बना लेगा सीड का। इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा, प्लीम्यूल इज आर्क्ड टू प्रोटेक्ट द यंग शूट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग इट्स इमरजेंस फ्रॉम द सॉइल। स्टार्टिंग स्टेजेस में क्या होगा, प्लीम्यूल जो होता है वो यंग शूट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है ताकि इंजरी उसे ना हो जाए। ठीक है, जब सॉइल से वो बाहर आता है। प्लीम्यूल बिकम्स फ्री फ्रॉम द कॉटिलेडॉन्स व्हाइल इट स्ट्रेटन्स अप। प्लीम्यूल जो है वो फ्री हो जाता है जब वो स्ट्रेटन अप हो जाता है कॉटिलेडॉन। ठीक है, वो फ्री हो जाता है प्लीम्यूल अपने काम से। कॉटिलेडॉन्स सप्लाई फूड टिल द सीडलिंग इज एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कॉटिलेडॉन्स कब तक खाना प्रोवाइड करते हैं, जब तक जो कॉटिलेडॉन्स हैं, जो सीडलिंग है, वो एग्जिस्ट ना कर सके, अपने आप अपना सारा खाना पीना ना कर सके। लेटर दे विदर एंड श्रिवल अप। बाद में क्या होता है, वो कॉटिलेडॉन्स विदर हो जाते हैं, सूख जाते हैं और श्रिवल अप हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। कॉटिलेडॉन्स रिमेन अंडरग्राउंड। कॉटिलेडॉन्स अंदर रहते हैं, इसलिए जर्मिनेशन को हम बोलते हैं हाइपोगियल। हाइपो मतलब बिलो, जियो मतलब अर्थ, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइपोगियल जर्मिनेशन। जैसा आप यहाँ पर स्टेजेस में देख सकते हैं, ये मटर है, सॉइल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करेगा, शूट सिस्टम बना लिया, ये टेस्टा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका कॉटिलेडॉन, ये प्लीम्यूल ग्रो कर रहा है। फिर क्या होगा, ये टैप रूट वगैरह, स्टेम वगैरह, पूरा लीव्स वगैरह सब डेवलप हो जाता है। और जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो अंडरग्राउंड ही है ना, आप देख रहे हैं, है ना, कॉटिलेडॉन्स अंडरग्राउंड ही रहते हैं। अब हम एपिगियल जर्मिनेशन भी देख लेते हैं। बीन सीड में सीड सेम वही होगा, सीड्स एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, स्वेल होगा, सीड कोट जो होगा सॉफ्ट होकर रप्चर हो जाएगा रेडिकल एंड पर। रेडिकल इमर्ज हो जाएगा वहाँ से सीड कोट पर। ठीक है, सीड कोट से रेडिकल निकलेगा, डाउनवर्ड ग्रो करेगा ताकि रूट सिस्टम डेवलप हो। फिर रेडिकल इमर्जेस फ्रॉम द सीड कोट, बेंड्स डाउनवर्ड्स एंड ग्रो इनटू द सॉइल। रेडिकल सीड कोट से बाहर आता है और नीचे की तरफ जाता है और सॉइल में ग्रो करता है, जैसा आपको यहाँ पर ये बीन सीड में शो किया हुआ है। ठीक है, रेडिकल निकला, ग्रो कर रहा है, रूट सिस्टम डेवलप कर लिया। लेटरल रूट बिगिंस टू इमर्ज। लेटरल रूट आनी स्टार्ट हो जाती है। रूट हेयर्स अपीयर इन द रीजन वेयर इलोंगेशन है सीज। रूट हेयर्स उस एरिया में आती हैं जहाँ पर इलोंगेशन रुक जाता है, यानी कि लेंथ नहीं बढ़ती है, तो वहाँ पर रूट हेयर्स दिखने लग जाते हैं। द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड आर्क्स अपवर्ड अबव द सॉइल। हाइपोकोटाइल जो होता है वो इलोंगेट होता है और सॉइल में ऊपर की तरफ आर्क के रूप में ग्रो करता है। टू कॉटिलेडॉन्स आर विद इन द रप्चर्ड सीड कोट। जो सीड कोट रप्चर हो गई, दो कॉटिलेडॉन उसी के अंदर होते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, सीड कोट तो ये रप्चर हो गई, तो क्या हो रहा है, ये सीड कॉटिलेडॉन्स अंदर ही है। द हाइपोकोटाइल स्ट्रेटन्स। हाइपोकोटाइल स्ट्रेट हो जाता है धीरे धीरे। एंड पुलिंग द कॉटिलेडॉन्स अबव द सॉइल इनटू द एयर। जब सीधा हो जाएगा तो कॉटिलेडॉन्स ऊपर की तरफ आएंगे ना, ऊपर की तरफ खींच लेगा। फिर क्या होगा, रप्चर्ड सीड कोट्स फॉल ऑफ। जो सीड कोट फट गया है, रप्चर हो गया है, वो गिर जाता है, सारा खत्म हो जाता है। हाइपोकोटाइल बिकम्स कंप्लीटली इरेक्ट। हाइपोकोटाइल बिल्कुल सीधा हो जाता है। टू कॉटिलेडॉन्स डाइवर्ज टू फॉर्म द फ्लैट ग्रीन कॉटिलेडोनरी लीव्स। दो ग्रीन कॉटिलेडोनरी लीव्स उसमें से निकल जाती हैं, किसमें से, आपके कॉटिलेडॉन्स में से। एपिकोटाइल इलोंगेट करता है
ठीक है। एपिकोटाइल यानी कि शूट सिस्टम वाला जो होता है। यंग लीव्स अनफोल्ड एट द टिप ऑफ एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के टिप पर यंग लीव्स ग्रो करती हैं, अनफोल्ड होने लग जाती हैं, खुलने लग जाती हैं। कॉटिलिडॉन श्रिवल अप होकर झड़ जाते हैं। प्राइमरी रूट जो होती है लेटरल रूट्स के साथ, उसे हम टैप रूट बोलते हैं। अब हम हाइपोगियल जर्मिनेशन देखते हैं मेज में। ठीक है, क्या? मेज में ग्रेन इम्बाइब्स वाटर एंड स्वेल्स, ग्रेन जो होता है मेज का दाना जो होता है वो ग्रेन वाटर लेगा और स्वेल हो जाता है। कॉटिलिडॉन फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म में स्टोर्ड रहता है, वहाँ से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है कॉटिलिडॉन। रेडिकल पियर्सेस थ्रू दी प्रोटेक्टिव रूट शीथ, इसमें जो प्रोटेक्टिव रूट शीथ होती है वहाँ से रेडिकल निकलता है और डाउनवर्ड सॉइल में जाता है और आपका सॉइल रूट सिस्टम डेवलप कर लेता है। सीलोप्टाइल जो होता है इलोंगेट होता है और ग्रेन से बाहर आकर ट्यूब की फॉर्म में वो ग्रो हो जाता है स्ट्रेट अपवर्ड। ठीक, यानी कि प्लीम्यूल में से। फूड स्टोर्ड इन दी एंडोस्पर्म इज एग्जॉस्टेड, सारा फूड जो होता है एंडोस्पर्म में वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फर्स्ट लीफ जो होती है प्लीम्यूल की, इट इमर्जेस आउट ऑफ द सीलोप्टाइल, सीलोप्टाइल से पहली लीफ निकलती है जो एक ट्यूब लाइक कॉलर बना लेती है बेस के चारों तरफ। क्लस्टर ऑफ फाइब्रस रूट्स अराइजेज आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से फाइब्रस रूट्स का एक गुच्छा देखने को मिलता है। प्राइमरी रूट जो होती हैं वो पैरिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और उसके बाद फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मेज का दाना है, यहाँ से रेडिकल आ रहा है, यहाँ से सीलोप्टाइल यहाँ से ग्रोथ कर रही है, फाइब्रस रूट्स हो जाती हैं। ठीक है, इसमें से जो आपकी प्राइमरी रूट होती है वो पैरिश हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और आपकी फाइब्रस रूट्स आने लग जाती हैं और ये आपका ग्रो का क्या बना रहा है, लीव्स में डेवलप हो गई। लास्ट एक और छोटा सा टॉपिक है विविपैरस जर्मिनेशन क्या होता है। कौन सा? विविपैरस जर्मिनेशन। सीड्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट्स, जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं जैसे राइजोफोरा, सीरियोप्स, एविसेनिया, हेरिटेरिया, सोनेरिटा एटसेट्रा शो अ यूनिक मोड ऑफ जर्मिनेशन, इनमें यूनिक मोड ऑफ जर्मिनेशन देखा जाता है जिसे हम विविपैरी बोलते हैं। विविपैरस जर्मिनेशन में सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट, सीड जो है वो फ्रूट के अंदर जर्मिनेट करता है वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। विविपैरस जर्मिनेशन में सीड जो है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करने लग जाता है। ठीक है, और पेरेंट प्लांट से जब अटैच रहता है तभी उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। रेडिकल इमर्जेस आउट ऑफ द फ्रूट एंड स्वेल्स अप, रेडिकल फ्रूट से बाहर निकलता है, स्वेलअप हो जाता है। फाइनली प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल बिलो, क्या? और फाइनली जब स्वेलअप हो जाता है तो प्लांट जो होता है वो उस सीडलिंग को सॉइल में डाल देता है नीचे की तरफ और उससे रूट डेवलप होता है और वो अपने आप को एंकर कर लेता है आराम से। ठीक है, यानी कि अपने आप को खड़ा कर लेता है। जर्मिनेशन इन एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग, जब जर्मिनेशन हो रहा है यानी कि किसी भी प्लांट में जर्मिनेशन होता है उसमें लास्ट में क्या बनता है, आपका सीडलिंग बनता है। सीडलिंग क्या होती है? इट इज़ अ स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड, सीड से प्लांट की ग्रोथ होती है, वो स्टेज हो गई बिफोर इट हैज़ डेवलप्ड लीव्स टू मैन्युफैक्चर फूड। ठीक है, सीडलिंग एक स्टेज होती है, किसमें स्टेज होती है? जब प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें एक स्टेज आती है सीडलिंग की, सीड से सीडलिंग ग्रो होता है और बिफोर इट हैज़ डेवलप्ड लीव्स टू मैन्युफैक्चर फूड, कब होती है? फूड बनाने से पहले उसकी लीव्स बनती हैं एंड बिकम होली इंडिपेंडेंट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन इट, और जो फूड उसके अंदर स्टोर्ड रहता है सीडलिंग के अंदर उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, खुद ग्रो कर सकता है। वो स्टेज को हम बोलते हैं सीडलिंग। द लीव्स स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द यंग प्लांट, लीव्स जो है वो फूड बनाना स्टार्ट कर देती है यंग प्लांट के लिए और जो ग्रो होता रहता है और उसके बाद एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं और सीड्स एंड फ्लावर भी बनते हैं और सीड्स भी बनते हैं। तो ये है आपका पूरा जर्मिनेशन का चैप्टर, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर की समरी पढ़ने के बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको इस चैप्टर के और पिछले सभी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।